हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? होपफुली तो बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट या यूपीटेट एग्जाम की तैयारी? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने वाला है इसी वीक में, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके सही ढंग क्या होना चाहिए, मतलब आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर आप सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इजिली कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तो रहे हैं तब भी हम ऐसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे सीडीपी है, बाल विकास है, उसके किस तरीके के क्वेश्चन जो आने वाले हैं। मतलब ये जो सीटेट होने जा रहा है इस एग्जाम में, जो सीडीपी आती है यानी बाल विकास जो 30 मार्क्स की आती है, उसके क्वेश्चन जो होंगे कैसे होने वाले हैं। आज केवल आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं और 10 क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको पूरा कंटेंट समझ में आ जाएगा कि सीडीपी जो है किस लेवल की आती है और क्वेश्चन जो होगा किस लेवल का होगा। समझ रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें फिर भी आप इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। फिर भी आप चेक कर सकते हैं इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। मतलब अगर आपको कुछ भी समझ ना आया फिर भी आपकी एक बेहतर अप्रोच डेवलप होगी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने में। आपको पहले बता चुका हूं कि तैयारी आप कैसे भी कर रहे हो, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्लेटफॉर्म से और कौन सी बुक से डिस्कशन कर रहे हो। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब आपके लिए सही राह दिलना बहुत जरूरी है कि आप चल किस राह पे रहे हो। क्या आपको जो आप पढ़ रहे हो वो आएगा सीटेट में? आपको पता है एग्जाम के टाइम की जो नोटिफिकेशन तो आने ही वाला है, बस इसी वीक में आ जाएगा, तो टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए, है ना। मैंने पूरी स्ट्रैटेजी को डाला हुआ है चैनल पे, आप जाके देखिएगा, चेक करिए। आप उसके बाद में पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दे दिए हैं आपको कि जाके अगर आप उन्हें थोड़े से भी वीडियो देख लेंगे ना, तब भी आपका सीटेट जो है चाहे यूपीटेट हो इजीली क्लियर हो जाएगा। चलो टाइम, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। चलो देखो, ओवरऑल मैंने बोल दिया कि 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर हैं, जो बार-बार भी रिपीट हुए हैं और उनकी संभावना है कि ऐसे ही प्रश्न जो इस बार होने जा रहा है सीटेट उसमें भी आएंगे। क्लियर? चलो, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो लाइक शेयर तो कर ही दोगे, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, क्योंकि मैं डेली पर डेली आपके बीच आ रहा हूं। डेली 6 बजे मैं वीडियो ला ही रहा हूं 110%। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना कि रोड मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब रटना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि पूछा क्या गया है एटलीस्ट, है ना। क्योंकि उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि जो है हमने आंसर को रट लिया और काम फिनिश हो गया। हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को, यानी क्या करेंगे कि अगर उससे कोई मिलता जुलता दूसरा भी क्वेश्चन आ गया तब भी आप इजीली जो है अटेम्प्ट कर पाओ। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या लिखा हुआ है समझते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्ट। यानी इन्होंने बोला है कि लैंग्वेज और हमारा जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास जो है उसमें क्या संबंध है, उनके लिए क्या सही है। मतलब यहां पे बात करी गई कि भाषा और संज्ञानात्मक विकास के बारे में, यानी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट हमारा है उसके बारे में कह रहे हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही है। अब बात करें भाषा लैंग्वेज की, अगर बात करें तो आपको पता है कि एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, मतलब एक जो है संप्रेषण का माध्यम है। सोचो अगर भाषा ना होती तो हम अपनी बातें जो है आप तक पहुंचा पाते क्या? क्या हम आपकी बात को हम समझ पाते? है ना। हम लैंग्वेज के माध्यम से ही तो हम कर रहे हैं, है ना। ये एक माध्यम है, संप्रेषण का एक माध्यम है। क्लियर? अब बात करें संज्ञानात्मक विकास की, देखो डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट को स्टेजेस में बांट दिया है प्याजे ने। आपको पता है ना, कि हर स्टेज को जो है डेवलपमेंट को मतलब जो है प्याजे ने चरणों में बांट दिया है कि इस उम्र तक ये होगा, फिर उस उम्र तक ये होगा। अब संज्ञानात्मक विकास वो होता है जहां पे अपने दिमाग यानी जो मेंटल एबिलिटी है, सोचने समझने और तर्क की जो क्षमताएं हैं वो क्या है? संज्ञानात्मक है। क्या है? संज्ञानात्मक, यानी आपके संज्ञान से जुड़ी हुई, आपने दिमाग से जुड़ी हुई है ना। तो इनके बारे में कौन सा कथन सही है, पॉजिटिव पॉइंट हमसे पूछा गया। क्लियर? चलो, ऑप्शन नंबर 1 में इन्होंने लिखा हुआ है कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक बात है कि जैसे आपके भाव होते हैं, जैसा आपका दिमाग चलता है, जैसे आप सोचते समझते हैं, वैसे ही आपकी लैंग्वेज भी निकलती है। क्लियर ना? मतलब एक पॉइंट एकदम बढ़िया पॉइंट है कि लैंग्वेज और जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैं बात कर रहा हूं ना कि जैसे मान लीजिए आप जिस तरीके से सोचते हैं, जैसा आपका संज्ञान है दूसरे लोगों के प्रति, कैसी भी आपकी अप्रोच है, आप लैंग्वेज उसी तरीके से तो बोलोगे। आपकी भाषा भी वैसी होगी जैसे आपका दिमाग होगा, जैसे आपका दिमाग चलेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फिर भी हम देख लेते हैं कि कौन सा सही है। देखो, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, लैंग्वेज का कोई महत्व ही नहीं है भाषा के भी, तो जो है संज्ञानात्मक विकास में बिल्कुल गलत है। यानी भाषा अलग जा रही है और आपका दिमाग अलग जा रहा है, कभी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। चलो, सी में क्या बोला कि भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में बाधा डालती है। ऐसा कभी हो सकता है कि लैंग्वेज जो होती है वो आपकी जो तर्क या करने की क्षमताएं होती हैं, सोचने समझने की क्षमताएं होती हैं, उनमें कभी बाधा डालेगी? जैसे ही आपकी सोचने समझने की शक्ति है आप उसी तरीके से बेहतर बोलते हो।
समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये भी गलत हो गया। भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएं, यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, दोनों का कोई मतलब नहीं। कभी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं सारी की चीजें। चाहे हम भाषा कौशल की बात करें, सुबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सारी चीजें जो होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड, जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर इतनी बात? तो ये भी गलत हो गया। हमारे पास बचा वो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आप स्क्रीनशॉट मारते रहिए। मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूं कि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं मेरे यार, जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करोगे, मतलब थोड़ी सी आप मेहनत करने की कोशिश करो। बाकी कंटेंट तो हम आपको डे बाय डे प्रोवाइड करा ही रहे हैं बेहतर तरीके से। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया, मैं कह रहा हूं सीटेट या यूपीटेट एग्जाम इतना हाई नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जाम है जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 नंबर का पेपर होता है। पैटर्न देख के काम करिए। मैंने अपने चैनल पे विधिवत तरीके से सारी चीजें डाली हुई हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, सारे वीडियोस मैंने दिए हुए हैं, आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद में आप स्टडी करना स्टार्ट करिए, है ना, ताकि आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाए कि आपको पढ़ना किस तरीके से है और क्या पढ़ना है। सब कुछ मत पढ़िएगा। देखो, अगर आपको कम टाइम में अच्छे से पास करना है तो आप लिमिटेड चीजें पढ़िए। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप सब कुछ पढ़िए, वो तो बढ़िया बात है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो होपफुली आप समझ जरूर पाएंगे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, समझते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और इतनी बार रिपीट हुआ है, ये जरूर, मतलब इस ऐसे ही सारे क्वेश्चन जो है इस बार आने वाले हैं। जहां तक कि हमने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उनमें चेक किया है कि क्या परिवर्तन हुआ, क्या नहीं हुआ, उनके अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स शुड बी यूज्ड बाय द टीचर टू एक्सेस चिल्ड्रन, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीचर जो होता है बच्चों को असेस करने के लिए, उनका आकलन करने के लिए कह रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कौन से माध्यम का उपयोग करना चाहिए। लिखा हुआ है कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, बच्चों को असेस करने के लिए, उनका आकलन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का उपयोग करना चाहिए। यानी एक टीचर जो है उसको क्लासरूम में किस तरीके से बच्चों का आकलन करना है, उनको जज कैसे करना है कि कौन सा बच्चा कैसा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप कैसे कैसे माध्यम का यूज करोगे, कैसे कैसे टूल्स का यूज करोगे, है ना, किन माध्यम से आप चेक करोगे बच्चों को। चलो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि समूह में कार्य, बेहतर ऑप्शन लिखा हुआ है। समूह में कार्य का मतलब है डिस्कशन, वो जो है वो ग्रुप में हो रहा है, बच्चों को आपस में आपने बिठाया हुआ है और आपस में आप डिस्कशन करा रहे हो, सहयोग करा रहे हो, अधिगम करा रहे हो, तो बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। जब बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो अपने में जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका नॉलेज बेहतर होगा और वो एक्टिव भी होंगे, और जहां पे बच्चा एक्टिव हो 99.9% ऑप्शन सही होगा। क्लियर? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, सीडीपी, चाइल्ड पढ़ रहे ना, समझ, सीडीपी का मतलब बाल विकास, यानी जहां पे बच्चा एक्टिव होना चाहिए। अगर आप समूह में कार्य करा रहे हो, सहयोगात्मक अधिगम करा रहे हो, तो वो ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है। क्लियर? ये तो ठीक बात है। कक्षा में भागीदारी, ठीक बात है। अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट भी तो होना चाहिए। मैं कहता हूं कि जिस काम को भी आप कर रहे हो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर काम करो। कहते जान लगा दो यार मेरे, एक दिन आएगा जिस दिन आप चमक जाओगे बिल्कुल, है ना। अगर आप कंटिन्यूस रेगुलर काम कर रहे हो तो होगा। मतलब क्लासरूम में बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्लास में गया और मैं तो कहता हूं मैं तो ऐसे टीचर हूं, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं, मुझे क्या जरूरत है बच्चे के सुनने की। जब तक आप बच्चे की बात सुनोगे नहीं कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके माइंड में चल क्या रहा है, तब तक आप कैसे अच्छे टीचर बन गए, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे के अकॉर्डिंग, आजकल के जनरेशन के अकॉर्डिंग संवेदनशील होना पड़ेगा। बच्चे तो वैसे भी नहीं पढ़ना चाहते, सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे तो वैसे भी, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको तो आप पढ़ाने के लिए गए हो तो उनके अकॉर्डिंग काम करना है कि बच्चा इंटरेस्ट ले आपकी पढ़ाई में, आपके तरह तरह के आपके ऐसे एग्जाम्पल हो आपके कि बच्चा मजा आ जाए पढ़ के, है ना, तभी तो आप एक्चुअल में अच्छे टीचर कहलाएंगे। तो ये भी ठीक है। पोर्टफोलियो भी ठीक होना चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो भी मॉडल्स आप बना रहे हो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। तो ठीक बात है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी तो बच्चा अपने आप एक्टिव होगा। टास्क दे रहे हो, प्रस्तुतिकरण यानी रिप्रेजेंटेशन कैसा है आप जो है टीचर को, मतलब आप एज अ टीचर बच्चों को जो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे चीजें, कैसे प्रस्तुति कर रहे हो टॉपिक्स की, बच्चा समझ जाए आपकी बात को, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हो छाप के चले गए बोर्ड पे, बच्चे को पता नहीं चल रहा कहां पे जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको डिटेल में अच्छे से चलना है कि बच्चे को समझ में आपकी बात आ रही कि नहीं, ये मेन बात है। क्लियर? तो चारों ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है। देखो डी ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसकी वजह से डी में लिखे दे रहा हूं। डी में चारों ऑप्शन थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और हमारा फोर्थ भी था और हमारा फिफ्थ भी था, यानी डी ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर? होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो है स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं। फिर हम चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिएगा, सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ये कहेंगे नहीं की बात तो है नहीं, फिलहाल मैं कह देता हूं, बुरा ना लगे आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको बताऊंगा। और ये क्वेश्चन ऐसा कोई बार किसी भी बार का सीटेट गया नहीं है, या यूपीटेट की बात करूं तो ये आया ना हो। मतलब सीटेट की बात करूं चाहे हम यूपीटेट की बात करें, दोनों में सीडीपी जो सेम आती है बिल्कुल। क्लियर? आपकी दोनों क्लियर हो जाएगी अगर आप मेरे से तैयारी कर रहे हैं। देखो अब मैं यहाँ इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा कि यार ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को कितनी बार कहा जाए, इतनी बार रिपीट किया गया, इतनी बार रिपीट किया, मैं आपको बता नहीं सकता। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिंग, यानी एक लिखा हुआ है सेक्स और एक लिखा हुआ है जेंडर।
तो मैं आपको दोनों के बारे में समझा दूं कि अगर हम बात करें सेक्स की, किसकी, सेक्स की बात करें, और हम बात करें यहाँ पे जेंडर की, किसकी बात करें, जेंडर की बात करें, तो आपको समझना पड़ेगा इसके बारे में, थोड़ा सा पॉइंट समझना है कि सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। कैसा होता है, सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है, और जेंडर जो होता है वो सोशल होता है। कैसा होता है, सोशल होता है, यानी सामाजिक होता है। कैसा हो, सामाजिक, यानी ये भूमिका समाज ने बनाई हुई है कि आप लड़के हैं तो ये काम करेंगे, है ना। अगर आप लड़के हैं तो आप बाहर कमाने के लिए जाएंगे, ये समाज ने तय किया है। लेकिन आप लड़का है, लड़की है, तो ये बायोलॉजिकल है ना। ये कैसा है, जैविक है, ये बायोलॉजिकल हेरिडिटी से द्वारा निर्धारित हुआ है कि आप लड़का है कि आप लड़की है। क्लियर इतनी बात। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो हमारा लिंग होता है, यानी सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। कैसा होता है, वो होता है बायोलॉजिकल, यानी जैविक होता है। कैसा होता है, और जो हमारा जेंडर की बात करी जाए तो ये होता है हमारा सोशल होता है। कैसा होता है, सोशल, यानी सामाजिक होता है। कैसा होता है, सामाजिक। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। पहले बात करी गई लिंग की तो ये जैविक है, और जेंडर की बात करिए तो ये सामाजिक है। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। देखो अब कभी कभी हिंदी की बात करें तो हिंदी में दोनों जगह पे लिंग लिख के आ जाएगा, तो आप क्या करना है, एक बार इंग्लिश पे नजर डाल लेना कि कहाँ पे सेक्स लिखा हुआ है और कहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है। जेंडर लिख के आ जाए तो समझ जाना सोशल है, लिंग लिख के आ जाए यानी सेक्स लिख के आ जाए तो समझ जाना वो बायोलॉजिकल है। क्लियर, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अभी आगे। देखो सीरियस ज्यादा, मतलब मैं ज्यादा मजाक मस्ती करता नहीं हूँ यार। अब ये मत कहना कि बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाते हो, कभी कभी हो जाता है ऐसे, लोगों को लगता है। फिलहाल के लिए अगर आपको अपने लाइफ में गोल को सक्सेस करना है और आपको जो आप चीज पे ठने हुए हो आपको वो पाना है, तो आपको काम करना पड़ेगा भाई, है। मजाक मस्ती तो चलती रहेगी यार मेरे, बट आप अपने लक्ष्य के लिए काम करें तो थोड़ा सा सीरियस तो होना पड़ेगा यार मेरे, है ना। क्योंकि टाइम जो है ये पंख लगा के निकला जा रहा है, और आप यूं ही समय को गुजार देंगे, फिर बाद में आपको सारी बातें याद आने वाली हैं कि यार मैंने क्या किया है। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन्होंने बात करी है कि जो हमारी एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिकेटेड टू द पेरेंट्स, यानी यहाँ पे की बात करी जा रही है कि जो अभिभावक गण होते हैं उनको बच्चों का जो रिजल्ट कार्ड दिया जाता है वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। मतलब आप पीटीएम रखते हो, पेरेंट्स को बुलाते हो, बच्चे के बारे में बताते हो, रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड देते हो, तो उस रिपोर्ट कार्ड में क्या होना चाहिए, क्या रिप्रेजेंट होना चाहिए बच्चे के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। लिखा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है 2020 उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि जो है जो रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, जो रिजल्ट होना चाहिए, उसमें क्या मेंशन होना चाहिए। समझते हैं। लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को दिया जाएगा, वो कैसा होगा, मानक संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित क्यों होगा, सभी का एक ही जैसा कर दोगे, मानक का मतलब क्यों भाई, सभी को एक जैसे क्यों करोगे, जैसे 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 बच्चे होंगे, जैसी उनकी एबिलिटी होंगी उस अकॉर्डिंग आप रिजल्ट को दोगे, सभी को सेम ही है, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। मापदंड, वही बात आ गई, आप बिल्कुल सभी का सेम होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना, तुलना तो आपको करनी नहीं, ये गलत वर्ड, मतलब इन वर्डों को देख लो यार मेरे, ये बिल्कुल गलत है। चाहे आपको रोट मेमोराइजेशन दिख जाए, रटना दिख जाए, तुलना करना दिख जाए, ओनली दिख जाए, तो ये तुरंत काट दो, अपने आप ही गलत है, आंख बंद करके काट दो। विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबंधित कर, ठीक बात है कि विद्यार्थी ने क्या प्रोग्रेस करी है, मतलब देखो कितना बढ़िया ऑप्शन लिखा हुआ है कि विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, उसने कौन सी क्या प्रोग्रेस करी है, किस चीज में महारत हासिल करी है, उस और उसकी विशिष्टता, विशिष्टता का मतलब स्पेसिफिक जो उसके अंदर हो, यानी जो अलग हो, यूनिक हो, उसने क्या किया हो, उसको मेंशन करना है ना। सभी को सेम कर दो, परीक्षण कराते रहो, सभी का टेस्ट कराते रहो, ऐसी अनर्गल बातें हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, और समझ गए होंगे होपफुली। देखो अगर आप नहीं कर पाया करो तो आप जो है इजीली एलिमिनेट कर लिया करो, मतलब गलत वाले ढूंढ लिया करो, सही वाला अपने आप मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। चलिए अब समझते हैं कि आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और होपफुली आपकी एक अप्रोच डेवलप हो रही होगी। चलो, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द टीचर, यानी कह रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, जहां पे बच्चों को एक्टिव करना है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है कि जहां पे बच्चे एक्टिव हो। लिखा हुआ है ना कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, कि बच्चे के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को, बच्चे के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे के अकॉर्डिंग काम हो क्लास में। तो टीचर को क्या करना है, निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं। टीचर जो आया बोल के चला गया, बच्चे अंधों के तरीके से, ब्लाइंड के तरीके से जो भी वो कह रहा है सुन रहे हैं बस। क्या ऐसा होना चाहिए, मैंने बोला ना कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए क्लासरूम में, बच्चे अपनी बात को कहें कि सर ये ऐसे बताया, क्या ये ऐसे नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो। बच्चे अंधवत क्यों व्यवहार करेंगे, अनुसरण करेंगे टीचर का, है ना। बच्चों वह सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है, ठीक बात है। एक कठोर व मानकीकृत, कठोर क्यों होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना,
कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मान के तो नहीं, डिफरेंशिएट होना चाहिए, सभी के जैसे सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। मैंने बोल दिया कि क्लासरूम में डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है और क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के उपागम यूज करने पड़ते हैं, मानकीकृत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। डिफरेंशिएट लर्निंग होनी चाहिए, पाठ्यचर्या एक ही जैसी, बिल्कुल गलत बात है। आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में, मैंने बोल दिया कि श्रेणियों में बच्चों को सेपरेट नहीं करना, ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को आपस में बैठाइए, ग्रुपिज्म कराइए, डिस्कशन कराइए, डिबेट कराइए, कोलैबोरेट कराइए, ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके और अपना आकलन कर सके। क्लियर। हमारे पास एक ही बेटा लिखा हुआ है कि बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है, बिल्कुल ठीक बात है। जहां पे लिखा हुआ है कि सामाजिक रचनावादी यानी एक्टिव, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सीखने की प्रक्रियाएं जो चल रही है उनमें कैसा होना चाहिए, रचनावादी यानी क्रिएटिव होना चाहिए, जहां पे बच्चे भी बोल रहे हैं, टीचर भी बोल रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन चल रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोली गई, बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, बात आई है वैगोत्स्की की, किसकी, वैगोत्स्की की। होपफुली आप समझ पाएंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा कि अकॉर्डिंग टू लेव वैगोत्स्की द बेसिस ऑफ लर्निंग इज, यानी इन्होंने बोला है कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसका आधार क्या होता है, वो भी वैगोत्स्की के अकॉर्डिंग, यानी जो हमारे रचनाकार हैं वैगोत्स्की हैं, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है, इनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है, जो अधिगम की प्रक्रिया है, वो कैसी होनी चाहिए। बताओ कैसे सीखेगा बच्चा, है ना। अगर बात करी जाए तो इनके बारे में आपको समझ में आ गया कि ये थ्योरी में आएंगे ही आएंगे। इन्होंने समाज को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई कि व्यक्ति जो होता है वो अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी समाज के द्वारा सीखता है, कल्चरल टूल्स को, एनवायरमेंट जो है, इन्होंने एनवायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है। अगर प्याजे की बात करी जाए तो प्याजे ने हेरिडिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, आनुवंशिकता को। क्लियर। चलते हैं वैगोत्स्की के अकॉर्डिंग, देखते हैं कि कौन सा सही है। मैंने पहले ही बता दिया कि वैगोत्स्की जो होते बताते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा, दोहराव हुआ अभ्यास, स्कीम की संरचना में परिवर्तन। पुनर्बलन, दोहराव तो रटना तो बिल्कुल है ही नहीं कुछ, है ना। पुनर्बलन का मतलब जो चीजें हुई बार बार उन्हीं को रिपीट करते रहो, ऐसा कुछ है। स्कीम की संरचना यानी जो आपने स्कीम की संरचना में परिवर्तन, ये कोई बात हुई, वैगोत्स्की इसकी बात करते ही नहीं है। वैगोत्स्की सीधे बात करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया की बात, कि अगर आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, जैसे भी लोग हैं, अगर आप उनसे इंटरेक्शन कर रहे हो, उनसे अंतःक्रिया करके दोबारा सीख रहे हो, तो आपकी लर्निंग जो होगी वो बेटर होगी। मतलब यहाँ पे कई बात बोल, देखो वैगोत्स्की अकॉर्डिंग सिंपल लैंग्वेज में समझे कि अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति है, हमसे ज्यादा जानकार है, मोर नॉलेजेबल देन अदर है, जिसकी बात वैगोत्स्की ने करी है, यानी जो हमसे अधिक जानकार है, अगर हम उसके पास बैठते हैं और बातें करते हैं तो हमारा नॉलेज भी थोड़ा सा बढ़ता है और हम सीखते हैं कुछ उससे, है ना। क्योंकि हम अनुकरण करके, स्किनर ने भी बोला है कि हम अनुकरण करके व्यक्ति का सीखते हैं। हमारे आसपास के लोग कैसे, ये बहुत मायने करता है, हम किन के बीच में उठते बैठते हैं, ये भी बहुत मायने करता है ना, हमारी लर्निंग के लिए। कि जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारा भाव वैसे ही बनता है, हमारा दिमाग वैसे चलता है, हमारे सोचने समझने की बुद्धि धीरे धीरे वैसे ही होती चली जाती है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। देखो, और क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, होपफुली आपको वो बात समझ में जरूर आएगी। और मैं कह रहा हूं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि एक समय रहते हुए अपने करियर को बनाओ मेरे यार, कि वो हो ना जाए, टाइम निकल ना जाए, बाद में आपको ये गिल्ट ना रह जाए कि यार इतना समय गुजर गया, मैंने कुछ कर ही नहीं पाया। एक एज लिमिट तक बैकग्राउंड बनाओ कि मुझे इतनी एज तक ये करना है ना। वो कहते हैं ना कि मतलब करियर उस फील्ड में बनाओ जहां काम करने का मन करे, जहां आपको ये ना लगे यार ये क्या काम कर रहा हूं, मतलब बर्डन ना महसूस हो। कि अगर आप टीचर हैं तो आपको लग रहा है 2 पीरियड पढ़ाने, 4 पीरियड पढ़ाने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना कि काम ऐसी जगह करो और जॉब ऐसी जगह करो जहां आपका जाने का मन करे, और घर ऐसा बनाओ जहां आपका आने का मन करे। समझ रहे मेरी बात को। तो एटलीस्ट चीजें वही होनी चाहिए जो आपके अंदर, आपको अंदर से उत्साहित करती है कि आपको इस फील्ड में काम करने से मजा आता है ना। अपनी हॉबी के लिए काम करो यार मेरे। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, मैं कन्वर्ट कर दूंगा इंग्लिश में, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। देखो लिखा हुआ है, जीन प्याजे और लेव वैगोत्स्की ने सीखने की समझ को, यानी जो हमारे जीन प्याजे हैं और लेव वैगोत्स्की जो है, इन्होंने लर्निंग की प्रक्रियाओं को कैसे ट्रांसफर किया है। मतलब मैं बात करूं, जीन प्याजे की बात करूं और वैगोत्स्की की बात करूं, इन लोगों ने जो लर्निंग की जो प्रोसेस है उनको कैसे कन्वर्ट किया है। मतलब मैं बात करूं, देखो इन लोगों ने क्या किया, दोनों लोग रचनाकार हैं। कैसे? दोनों लोग ही रचनाकार हैं, जिन्होंने मतलब कि बता, बहुत सारी चीजें इन लोगों में सिमिलर हैं, वही चीजें हैं, लेकिन इन्होंने बच्चे को एक्टिव माना है। कैसा माना है? बच्चे को एक्टिव माना है और निष्क्रिय प्रक्रियाओं से सक्रिय पे आए हैं कि बच्चा जो है कैसा होना चाहिए, पैसिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। कैसा होना, यानी जीन प्याजे और लेव वैगोत्स्की ने जो लर्निंग की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको निष्क्रिय से क्या कर दिया, सक्रिय में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कर दिया? निष्क्रिय से, यानी इन्होंने क्या कर दिया है, सक्रिय में कन्वर्ट कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है, रूपांतरित कर दिया है कि बच्चा पैसिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एक्टिव होगा। कैसा होगा?
एक्टिव होगा। इस प्रक्रिया में इन्होंने चीजों को कन्वर्ट कर दिया है कि सीखने की जो प्रक्रियाएं होती है, लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, वो जीन पियाजे और वैगोस्की ने पैसिव ना होकर के एक्टिव में बात करी है इन्होंने कि बच्चा तो हर मामले में एक्टिव होगा। क्लियर? तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलो आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में किसकी बात करी जा रही है। देखो पढ़िए जरा और जवाब थोड़ा दीजिए मुझे भी, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा अगर आप जवाब देंगे। और कमेंट बॉक्स में हो सके तो अपना नाम भी लिख देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी बोलूंगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी चाहे दुनिया में आप जितना भी काम कर लो फिर भी आपकी क्रिटिक होंगी, यानी आपकी आलोचना तो होती रहेगी। मतलब बुराई करने वाले लोग कहां से कम पड़ेंगे बताओ, है ना? वही बात कह रहे हैं कि जीन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आपको यहाँ पे उपागम दिए गए हैं, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कह रहे हैं जो जीन पियाजे हैं इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्रिटिक हो सकते हैं, कौन कौन सी इनकी आलोचनाएं हो सकती हैं, उनके बारे में बताना है। यानी आलोचना क्या है, यानी अगर बात करी जाए दुनिया में चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो फिर भी 100 में से 20% ऐसे लोग होंगे जो आपको गलत बोलेंगे कि आप अच्छा नहीं कर रहा है। चाहे कितना भी अच्छा कर लो, आलोचना तो होगी होगी, है बुराई तो होगी, चाहे कितना भी कर लो, इससे अच्छा अपना काम करो, भाड़ में जाए। है तुम बुराई करो अपने घर में रहो, मैं अपने लिए अच्छा हूं, तुम अपने लिए अच्छे हो, है ना? अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत है, तुम मुझे बोलोगे, मुझे अप्रिशिएट करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, कुछ बोल दोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा। है ऐसा क्यों है? जब मैं अच्छा हूं तो अच्छा हूं, ऐसा सोचो यार मेरे, है ना? तो वही बात करी जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक, यानी कौन सा क्रिटिक है, कौन सी आलोचना है जीन पियाजे की। देखो अब लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। मे भी देखते हैं, बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, ठीक बात है। आगे देख लेते हैं कौन सी आलोचना बात करी गई थी। बच्चों की सोच, देखो यहां पे देखो ये ऑप्शन तो एकदम ठीक है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है कि वो किस परिवेश में रह रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, प्याजे ने भी इनकी बात करी, प्याजे और वैगोस्की दोनों ने बात करी है कि बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है वो परिवेश कैसा है ना? तो परिवेश पर निर्भर करती है बातें, परिवेश इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा पूरी तरीके से तो नहीं जो है इंपॉर्टेंस रखता है, बट आधा हेरिडिटी रखती है और आधा एनवायरनमेंट रखता है। दोनों का बराबर बराबर योगदान है डेवलपमेंट में, कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो क्या नाम हेरिडिटी और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उनके गुणनफल के बराबर होती है, दोनों का बराबर बराबर योगदान होता है। तो ये बात ठीक बात है, विकास की प्रक्रियाएं जो होती है वो सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करती हैं। बच्चे सक्रिय प्राणी, ठीक बात है, प्याजे ने बोला है कि बच्चे जो होते हैं एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं, वो बिल्कुल खाली प्लेट के जैसे नहीं होते। बच्चे पैदा होते हैं फिर भी उनके अंदर LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड क्या नाम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है उनके अंदर, जिसके बारे में चॉम्स्की ने बोला हुआ है। और बच्चा किसी भी लैंग्वेज को अक्वायर कर सकता है, चाहे उसको किसी भी एनवायरमेंट में डाल दो शुरुआत में, जब क्योंकि शुरुआत में बच्चे के अंदर क्या होता है LAD होता तो बाद में भी है, लेकिन शुरुआत में ज्यादा एक्टिव होता है। क्लियर? तो ये भी ठीक बात है। बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके करता है। बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। बताओ कौन सी यहाँ पे आलोचना है? बच्चों की सोच जो होती है वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बताओ कौन सी आलोचना है? बच्चे सक्रिय प्राणी होते हैं, बच्चों की सोच वयस्कों से सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया। देखो ये बात तो ठीक है, कैसा है? ये बात तो ठीक है, बच्चों का विकास जो होगा वातावरण के अंतःक्रिया के साथ ही होगा, लेकिन ये भी ठीक है। तो आलोचना कौन सी हुई कि बच्चों की जो सोच है वो वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ये यही क्या है? ये एक आलोचना है। ये ठीक बात बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे यही इनकी आलोचना में बताया गया है। क्लियर थी बात? होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे आगे, सही वाले ढूंढ लिया करो, गलत वाला अपने आप मिल जाएगा। देखो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात करी गई है। देखो देखो लिखा हुआ है कि इन विच स्टेज कैन चिल्ड्रन वर्क विद हाइपोथेटिकली स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लोर लॉजिकल रिलेशनशिप। यानी लिखा हुआ है कि किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं या उनके अंदर तार्किक शक्ति आ जाती है। लिखा हुआ है हाइपोथेटिकल, यानी लॉजिकल, यानी लॉजिक आ जाता है, बच्चों के अंदर लॉजिक आ जाता है, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि वो तर्क कर पाते हैं और परिकल्पनात्मक यानी हाइपोथेसिस पे डिस्कशन कर पाते हैं। ऐसी समझ जो होती है वो किस स्टेज में होगी? यानी अमूर्त चिंतन, ऑब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग आ जाती है बच्चों के अंदर। लिखा हुआ है ना कि अब्स्ट्रैक्शंस आ जाते हैं बच्चों के अंदर, यानी बच्चों के अंदर जो होता है अमूर्त चिंतन आ जाता है, लॉजिक आ जाता है, बोल रहे हैं। तो वो कौन सी स्टेज में आएगा? तो क्या वो संवेदी पेशी होगा? देखो फिर से पढ़ लो पूरा चाहो तो। लिखा हुआ है किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। क्या ये संवेदी पेशी होता है, पूर्व संक्रियात्मक होता है, मूल संक्रियात्मक होता है, अमूल संक्रियात्मक होता है? इनकी बात करें तो संवेदी परक की जो जन्म की जो टाइम पीरियड है वो जन्म से 2 वर्ष का होता है,
और अगर हम पूर्व की बात करें तो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक होती है, और 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है वो मोर संक्रियात्मक है, और 11 से 15 या 11 से 18 वर्ष की जो स्टेज है वो हमारी फॉर्मल में आती है। और बच्चे के अंदर फॉर्मल, देखो बच्चे के अंदर लॉजिक कब आएगा, तर्क कब आएगा, परिकल्पना करने की शक्ति कब आएगी, सोचने समझने की शक्ति कब आएगी, जब वो फॉर्मल में होगा, एडोलेसेंस में होगा, है ना, 11 से 18 वर्ष की स्टेज में होगा, उस टाइम पे होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो 11 से 18 वर्ष की उम्र में क्या होगा, एडोलेसेंस यानी वयस्कता आ जाती है उसके अंदर, तो वो समझ पाता है चीजों को, और सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर इस स्टेज में आ ही जाती है। क्लियर? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन को समझेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 एक दिया हुआ है अजर्सन और रीजन के बारे में, जिसके कई सारे क्वेश्चन इस बार सीटेट में आने वाले हैं। मैं बता दूं कि इस बार जो है अजर्सन रीजन के कई क्वेश्चन आने वाले हैं, ये गारंटेड है ना। एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ करेगा और उसका एक रीजन दिया हुआ करेगा, फिर आपसे पूछा जाएगा दोनों सही है, दोनों गलत है, दोनों एक दूसरे के लिए सही है, या ए गलत है और आर सही है, क्या बात है। चलो अब स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, कथन हमारा दिया हुआ है, यानी स्टेटमेंट जो हमारा दिया हुआ है, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी हाइट और आपके घर परिवार वालों की हाइट जो है, यानी दोनों लोगों का माप, दोनों की तुलना कर दी जाए, क्या करेक्ट चीजें निकल आएंगी? ये बातें तो बेवकूफी वाली बातें होंगी। कह रहे कि बच्चों की विकास यानी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके, यानी एक बच्चा उसके दूसरे बच्चा से तुलना करके आप कैसे जान पाओगे, है ना, कि उसका विकास कैसे हो रहा है। ऐसे कैसे समझ पाओगे ना कि सटीकता, बिल्कुल सटीकता से माप लो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना, कि आप सटीक अनुमान लगा लो कि बच्चे का विकास कैसे शुद्ध कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, कि एक दूसरे का कंपेयर करके समझ जाओ। ऐसा हो सकता है क्या? ये बिल्कुल गलत बात है, निगेटिव बात है। कि बच्चों को देखो, बच्चों का जो विकास होता है वो एक सीक्वेंस में होता है, एक अनुक्रम में होता है, बट ये नहीं कह सकते सभी का विकास सेम होगा। अगर आप दूसरे की तुलना करो तो आप माप लोगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक सीक्वेंस, एक क्रम होता है, पहले आप छोटे होते हो, फिर आप बड़े होते हो, फिर और बड़े होते हो। कभी आप बूढ़े होकर बच्चे बिल्कुल नहीं हो सकते, या अगर छोटे हो तो फिर धीरे धीरे आप बड़े होते हो, चीजें रिवर्स में नहीं आएंगी। समझ रहे मेरी बात को आप? डेवलपमेंट की प्रक्रिया एक अनुक्रम में है, ठीक बात है, एक सीक्वेंस है, लेकिन आप चीजों को फिर से उनमें नहीं जा सकते, पास्ट में नहीं जा सकते आप, है ना, वही चीजें हैं। तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया। तर्क में क्या लिखा हुआ है, विकास का स्वरूप अनुक्रम एवं विकास की गति, अनुक्रम ठीक है, सीक्वेंस सही है, सीक्वेंस सही, बिल्कुल ठीक बात है कि सीक्वेंस में होता है विकास जो है। विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है, यानी जितने भी बच्चे हैं उनकी जो हाइट वगैरह जो है, वो गति जो है, ये डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो सभी समान होगी। कभी मैंने अभी बोल दिया कि 4 भाई हो घर में, 10 भाई हो, जितने भी भाई हो मान लीजिएगा, क्या सभी में गति जो होगी समान होगी? बिल्कुल पॉसिबल नहीं, चीजें अनर्थक बातें हैं ये, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल कि समान हो। दोनों बातें गलत हैं, फॉल्स ये भी है। तो ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ में। क्लियर? ये दोनों ही बातें गलत हैं। चलिए, होपफुली सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर अगर आपको डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब बस अपना कमेंट लिख के जाओ कि आपको कहाँ पे डाउट रह गया और कहाँ पे समझ नहीं आया, है ना। और आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए थोड़ा सा बता दो मुझे। क्लियर? और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, क्योंकि मैं डेली वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, आपकी तैयारी मैं बेस्ट करा के रहूंगा, है ना। सीटेड आपको यूपीटेड चाहे हो चाहे सीटेड हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं डे बाय डे आपके लिए मॉक टेस्ट ला रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया, और सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको सही एक राह देगी, एक सही आपकी डायरेक्शन होगी जहां पे आप चल के अच्छे से पास कर सकते हैं। चलिए, मिलते फिर एक नई वीडियो में, नई आस्था और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए मजेदार तरीके से और तैयारी करते रहो, बिल्कुल भी टाइम पास मत करना। सभी लोगों के जैसे टाइम पास करने के लाखों लोग हैं। थैंक यू सो मच।